Hello viewers, I am Sandeep Jaswal with another video of English grammar, and today's topic is sentence, its structure and types. So आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। हमने जो अभी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज स्टार्ट की है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरी ग्रामर के टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करें। सो बीच में हम छोड़ने वाले नहीं है, तो आप पूरा मन लगा के और अपना टाइम निकाल के वीडियोस को देखें, शेयर करें, लाइक करें और प्रॉब्लम्स को कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। As you know, sentence. So first question is, what is a sentence? What is a sentence? Very popular questions because ग्रामर के अंदर हम फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड से सेंटेंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मैंने रियलाइज किया है अभी तक भी स्कूलिंग के बाद भी हमारे कुछ डाउट्स पेंडिंग रह जाते हैं। तो आज को ट्राई करते हैं कि हमारे डाउट्स जो है क्लियर हो और सेंटेंस के बारे में एक क्लैरिटी हमारे पास आ जाए। सो एज यू नो, वेरी सिंपल डेफिनेशन एट प्राइमरी लेवल, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स is called a sentence. At lower primary level पे हमारे को ये डेफिनेशन सिखाई जाती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, फिर हायर क्लासेस में हम थोड़ा उसमें ऐड करते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स with proper meaning is called a sentence. Okay, very good. अब दोनों डेफिनेशंस को कंपेयर करें तो एक चीज कॉमन निकल के आती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और हमारा स्कूलिंग में इसी बात के ऊपर पूरा स्ट्रेस रहता है कि जहां पर हमारे को ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिखाई दिया उसी को हम सेंटेंस एज्यूम करके चलते हैं। एंड कुछ स्टूडेंट्स को तो मैंने देखा है, दे टेक इट ग्रांटेड कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही सेंटेंस है, बट रियल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रॉपर मीनिंग इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट। Yes, proper meaning is the primary requirement of the sentence. Without meaning, there is no use of words. What do you mean by proper meaning? Proper meaning means स्पीकर ने जो बोला लिसनर को समझ में आ गया, स्पीकर के जो व्यूज है वो लिसनर को समझ में आ जाए, that is proper meaning. Okay, so proper meaning and secondary thing is group of words. Secondary means it is possible to form a sentence only with one word. केवल एक सिंगल वर्ड से भी हम सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे? बट कैसे? चलो देखते हैं, लेट्स सी। एक और क्वेश्चन हम साथ साथ लेके चलेंगे, दैट इज हाउ टू आइडेंटिफाई एनी सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस हमारे को गिवन है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आइडेंटिफाई करने से मेरा मीनिंग है क्लासिफाई। उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे?
किस तरह से उसकी टाइप बताएंगे हम, कौन सी टाइप का सेंटेंस है। अब सेंटेंस की को कैटेगराइजेशन भी कई लेवल पे किया जाता है। एक आपने पढ़ा होगा सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिक्स्ड सेंटेंस। we are not going to talk about simple sentence and complex sentence, compound sentence. We will talk about this in another video. आज का हमारा जो क्लासिफिकेशन है दैट इज यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन, जो हर लेवल पे होता है। सेंटेंस की जो मेन 4 और 5 टाइप्स है उनके बारे में आज हम पढ़ते हैं और उन्हीं को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा इसके बारे में आज हमारे को देखना है। बट एक बात माइंड में रखनी है, हम इसको प्रूव करेंगे कि विदाउट ग्रुप ऑफ वर्ड्स ओनली प्रॉपर मीनिंग मींस ओनली वन वर्ड से हम कैसे सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। ओके, मैंने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए हमारी मिनिमम और बेसिक रिक्वायरमेंट वर्ब है। अगर आपको नहीं ध्यान है तो हमने कल का जो वीडियो था उसमें वर्ब्स के बारे में डिस्कस किया था, उस टॉपिक को भी नेक्स्ट वीडियो में एलैबोरेट करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे। अभी देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस और साथ में ही हम समझेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई अ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, पहली टाइप, फर्स्ट टाइप असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस कौन से, देखिए असर्टिव सेंटेंस मींस कल भी डिस्कस हुआ था। असर्टिव कैसे बना है, असर्ट एक वर्ब होती है। असर्ट मींस होता है टू डिक्लेयर, कोई चीज डिक्लेयर करना, टू डिक्लेयर, और यू कैन से टू से समथिंग, और यू कैन से टू मेक स्टेटमेंट। टू मेक स्टेटमेंट, कुछ बात कहना। असर्ट वर्ब होती है, असर्ट इज अ वर्ब। असर्ट से बनता है असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस के बारे में मोटे तौर पर हम कह सकते हैं these sentences are statement based sentences। statement based इन सेंटेंसेस में या तो सब्जेक्ट के द्वारा कोई स्टेटमेंट दी जाएगी या सेंटेंस के बारे में किसी अन्य पर्सन के द्वारा कोई स्टेटमेंट दी जाती है। बट असर्टिव सेंटेंस को पहचाने कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई असर्टिव सेंटेंस, दिस इज आवर क्वेश्चन, हाउ टू आइडेंटिफाई एनी सेंटेंस। ओके, हमारे पास एक ट्रेडिशनल मेथड है सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। हमारे पास कुछ पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स, व्हाट आर पंक्चुएशन मार्क्स, आपको पता है, full stop, this is full stop, and sign of interrogation, okay, sign of interrogation, and another one is sign of exclamation, this is sign of exclamation। स्कूल लेवल पे हमने आज तक इन्हीं साइंस को, पंक्चुएशन मार्क्स को देखते ही सेंटेंस को आइडेंटिफाई किया है। और लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, पंक्चुएशन मार्क्स 1 2 3, वी हैव ओनली 3 पंक्चुएशन मार्क्स। और मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जो मिनिमम सेंटेंस की टाइप्स है दे आर मिनिमम 4 और यू कैन से 5। अभी देखते हैं 4 और 5 में भी क्या पूछ रहा है, लेट्स सी। ओके, कंपोजिटिव सेंटेंस। अब देखिए जरा ध्यान से, असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट बेस्ड, बट पहचाने कैसे, मीनिंग से। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, इट विल गिव अ प्रॉपर मीनिंग, इट विल कन्वे
एसेंस, प्रॉपर मीनिंग। प्रॉपर मीनिंग को अगर हम रिलेट करें अपने टॉपिक की हेडिंग से, सेंटेंस स्ट्रक्चर। यस यस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, दिस इज द रूल। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो सेंटेंस को प्रॉपर मीनिंग देता है। अगर वर्ड्स को हम एक फिक्स स्ट्रक्चर, एक फिक्स पैटर्न के अकॉर्डिंग सेट करते हैं सेंटेंस में, देन इट गिव्स अ प्रॉपर मीनिंग। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द assertive sentence. Structure, very popular structure. It is called subject plus verb plus object, depends on requirement, and last में full stop. So कभी भी सेंटेंस को पंक्चुएशन मार्क देख के नहीं पहचानना है। पंक्चुएशन मार्क देख के सेंटेंस को आइडेंटिफाई नहीं करना है। इससे हमारी 100% एक्यूरेसी नहीं आएगी, क्योंकि 5 टाइप के सेंटेंस हमारे को डिसाइड करने हैं, और जबकि हमारे पास पंक्चुएशन मार्क है 3। सो आई विल एडवाइज यू साइन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना बंद करें। तो हाउ टू, बट कौन सा रूल अपनाए? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सब्जेक्ट एस, वी डिनोट्स वर्ब, एस डिनोट्स सब्जेक्ट, एंड ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज फुल स्टॉप। दिस इज आवर पॉपुलर स्ट्रक्चर। इफ इन एनी सेंटेंस subject is followed by verb, then it is a assertive sentence. It is a assertive sentence. किसी भी सेंटेंस में वर्ब सब्जेक्ट के बाद आए, सब्जेक्ट से बाद, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आए, मींस वर्ब सब्जेक्ट को फॉलो करे, तो उस सेंटेंस में हम लास्ट में फुल स्टॉप पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर हमें अलाउ करता है कि ये असर्टिव सेंटेंस है और उसको हम असर्टिव मानते हैं। इसमें थोड़ा और ऐड करें, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट भी हमारा स्ट्रक्चर होता है। बहुत से सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों यूज हो जाती है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, आप इसको नोट कर लें, थोड़ा बोर्ड पे ऊपर लिखने की कोशिश करता हूं। ओके, एग्जांपल्स के दोबारा देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, ताकि हमारे से नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में कोई मिस्टेक कमिट ना हो। देखिए, वी टेक सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल, Amit likes apples. अभी मैं कोई साइन पुट नहीं करता पीछे, देखते। एज यू नो, सबसे पहले वर्ब। सेंटेंस में सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? वर्ब। वर्ब के बगैर तो सेंटेंस पॉसिबल ही नहीं है। वर्ब, लाइक सिंगुलर वर्ब। अमित सब्जेक्ट, नाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, एंड एप्पल्स ऑब्जेक्ट। एसवीओ, व्हाट इज द स्ट्रक्चर? एसवीओ। अगर हमारे पास एसवीओ का स्ट्रक्चर आता है सेंटेंस में, तो डेफिनेटली ये असर्टिव सेंटेंस है, और इसके लास्ट में पंक्चुएशन मार्क के लिए फुल स्टॉप का यूज होता है। सो कभी भी ऐसा नहीं है कि ऐसा बोलेंगे अमित लाइक्स एप्पल्स, कि ये तो एक सिंपल सेंटेंस है और इसके लिए इसमें फुल स्टॉप यूज करते हैं। अब आपको समझ में आया कि हम असर्टिव सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप का यूज क्यों करते हैं? बिकॉज स्ट्रक्चर हमारे को सजेस्ट करता है कि सब्जेक्ट इज बीइंग फॉलोड बाय वर्ब, सो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस को अज्यूम करके फुल स्टॉप का यूज करते हैं। और मैंने क्या कहा? दीज आर स्टेटमेंट बेस्ड सेंटेंस। अब यहाँ पे देखिए, अमित लाइक्स एप्पल्स, अमित के बारे में कुछ स्टेटमेंट, अमित के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, सो दिस इज स्टेटमेंट बेस्ड। अमित के बारे में कुछ
हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, कोई अमित के बारे में कुछ कह रहा है, सो दिस इज assertive sentence. One more example. He is preparing for examination. अगेन साइन अभी पुट नहीं करते हैं, बाद में देखते हैं. He subject in form of pronoun, is helping verb, continuous tense, preparing, main verb, continuous tense, examination, object consider करके चले. Again structure, subject, helping verb, main verb. Helping verb doesn't matter, subject के बाद verb होगी, subject verb से पहले होगा, subject के बाद verb sentence में verb यूज होगी, तो ऐसे sentence को हम क्या कहेंगे? assertive sentence. और उसके एंड में फुल स्टॉप का यूज करते हैं. सो इन दो एग्जांपल से आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि assertive sentence कैसे फॉर्म होता है. assertive sentence का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. आप डेली बहुत सारे सेंटेंस यूज करते हैं और उन सेंटेंसेस में सभी में आप देखते हैं, न्यूज़पेपर में, बुक्स में, कहीं भी आप देख सकते हैं assertive सेंटेंस के स्ट्रक्चर आप चेक कर सकते हैं. सो दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, assertive सेंटेंस. बट आगे बढ़ने से पहले एक और इंफॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड कराता हूं जो काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन है. व्हाट इज दैट? एक और मैंने कहीं पर बात सुनी थी एक स्टूडेंट से, he was saying कि दो और टाइप होती है सेंटेंस की. he was saying नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव सेंटेंस एंड पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड पॉजिटिव सेंटेंस. सो मेक इट क्लियर, कीप इट इन माइंड, नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंस की कोई टाइप नहीं होती है. एक्चुअली they are mood of sentence. Any sentence can be negative, can be positive. Assertive sentence can be negative, can be positive, and derivative sentence can be negative, can be positive. Imperative sentence can be negative, can be positive. So keep it in mind, negative and positive are not types of sentence. Actually they are the mood of the sentences. पॉजिटिव मूड है, नेगेटिव मूड है, ये भी देख लेते हैं. एक और बात का ध्यान रखें. टेक सम एग्जांपल्स. वन मोर एग्जांपल. सुधा is not going to school. For देखिए, he did not help me. अभी दो सेंटेंसेस को और देखिए. अमित likes apples, ये हमारा सेंटेंस कैसा था? assertive. ओके. he is preparing for examination, ये सेंटेंस assertive. डोंट नो प्रॉब्लम. सुधा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, फिर से वही स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, मींस इट इज अगेन assertive sentence. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस, he subject, help main verb, did not helping verb. एक्चुअली नॉट को helping verb में इंक्लूड नहीं करते, only did is helping verb, so it is also assertive sentence. बट नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में बात करें तो देखिए, अमित लाइक्स एप्पल्स, अमित को एप्पल्स पसंद है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है. सो असर्टिव सेंटेंस इज आल्सो पॉजिटिव सेंटेंस. ओके. सो दिस सेंटेंस इज assertive positive. Okay. He is preparing for examination. This is also assertive and positive sentence. See next sentence. Sudha is not going to school. Assertive, negative. Assertive,
नेगेटिव मीन्स नोट का यूज हुआ है तो कोई अलग से टाइप नहीं है, ये सेंटेंस में ही नेगेटिविटी शो करता है। ही डिड नॉट हेल्प मी, सो अगेन नोट का यूज हुआ है, तो दिस इज असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस, असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस। ओके, असर्टिव के बारे में और थोड़ी बातें देखते हैं। आपने पढ़ा होगा, एक और आपने सेंटेंस पढ़ा होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस आर ऑलवेज पॉजिटिव प्लस रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव। जो सेंटेंसेस हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, मींस जिनमें नोट का यूज नहीं होता, जो नेगेटिव सेंस नहीं रखते, उन सेंटेंसेस को अफर्मेटिव बोल सकते हैं। देखिए, दिस इज द सेंटेंस असर्टिव पॉजिटिव, सो हम इसी सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। अफर्मेटिव, सभी असर्टिव सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं बोल सकते, ओनली असर्टिव सेंटेंस जो पॉजिटिव होता है उसी को हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। अगेन, he is preparing for examination, assertive positive, so it is also affirmative sentence, affirmative। Sudha is not assertive negative, इसको हम affirmative नहीं बोल सकते, ये खाली हमारा assertive sentence कहलाएगा। He did not help me, assertive negative, फिर से हम इसको affirmative sentence नहीं बोल सकते क्योंकि ये negative sense रखता है। So make it clear, keep it in mind, affirmative sentence or always positive sentences। Okay, very good। So स्ट्रक्चर को ध्यान में रखें, SVO वेरी पॉपुलर स्ट्रक्चर, हम कभी से पढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, अब आपको पता चला हुआ, नाउ यू कम टू नो कि कैसे सेंटेंस को आइडेंटिफाई करें, पीछे की फुल स्टॉप, साइन ऑफ इंटरोगेशन आदि को देख के नहीं, बल्कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देख के। और ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको नेक्स्ट जो टॉपिक्स आएंगे उनमें बहुत हेल्प करने वाला है, बहुत ज्यादा। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में तो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, सेंटेंस करेक्ट करने के लिए, एरर स्पॉटिंग करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट सेकंड टाइप ऑफ द सेंटेंस। Very interesting, second type of the sentence. What is that? You know, second one is interrogative. Interrogative sentence. Very good. Interrogative. कैसे interrogative? जहां पर हम क्वेश्चन पूछते हैं, interrogative sentences। कैसे पहचाने interrogative sentence? Sir, what, when, why, WH फैमिली का कोई वर्ड आ जाए तो उसको हम क्या करेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। ओके, ठीक है जी, चलिए। लेकिन हमने तो आपको ये बताया नहीं कि इसको कैसे पहचानते हैं, ये तो रॉन्ग मेथड है। फिर कैसे पहचाने? He helps the poor, फिर तो हम साइन लगा लेते हैं, इसके बाद में मैंने साइन पुट कर दिया। हमने सेंटेंस को पहचाना, लास्ट में पंक्चुएशन मार्क्स को देखा, पंक्चुएशन मार्क क्या कहता है? इंटरोगेशन कहता है, तो ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर हम साइन को देख के चलेंगे, सिर्फ सेंटेंस के साइन को देखेंगे पीछे से, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखते हैं, चेक करते हैं। फिर कहते हैं WH फैमिली का कोई, या तो ये साइन लास्ट में हो या फिर WH फैमिली से वर्ड आ जाए कोई, तो अब मैं एक सेंटेंस और लिख देता हूं। What a beautiful flower it is। चलिए, इसमें भी WH फैमिली से कोई वर्ड यूज हुआ है। व्हाट मींस क्या? सो
ये फिर से हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। साइन ऑफ इंटरोगेशन तो बताता है, इसमें WH फैमिली का वर्ड बताता है कि ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। बट एक्चुअली वी आर रॉन्ग। Why we are wrong? Because we have adopted a wrong method to identify a sentence. अभी मैंने आपको बताया किसी भी सेंटेंस को पहचानने के लिए स्ट्रक्चर ओनली स्ट्रक्चर का यूज करें। तो देखें इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट plus object if required and then sign of interrogation। थोड़ा चेंज है, अब की बार सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई। हेल्पिंग वर्ब इज फॉलोड बाय सब्जेक्ट। बट मैंने कहा कि विदाउट वर्ब तो कोई सेंटेंस पॉसिबल है ही नहीं फॉर्म करना, तो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में तो वर्ब कहीं दिखाई नहीं देती। ओके, तो फिर हम एक स्ट्रक्चर और लिख लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये लीजिए मेन वर्ब भी इंक्लूड हो गई। बट इस सेंटेंस के अंदर तो मेन वर्ब आई नहीं, फिर सेंटेंस कैसे फॉर्म हो गया? मैंने कल आपको बताया था, अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब विजिबल नहीं है, हेल्पिंग वर्ब ही विजिबल है, तो डेफिनेटली ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये बी की फॉर्म होगी और ये ही मेन वर्ब का काम करेगी। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर बी की जो फॉर्म होती है वो मेन वर्ब का भी काम करेगी। ओके, तो फिर हमने जो अभी तक पढ़ते आए हैं कि WH फैमिली, व्हाट, व्हेन, व्हाई, व्हिच, हु, हाउ, व्हेन, इनका यूज करके हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो फिर वो क्या है? वो भी बनाते हैं, लेकिन उन सेंटेंसेस के अंदर भी स्ट्रक्चर हमारा यही होगा। आप कोई भी सेंटेंस बनाए, चाहे वो इंटरोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाए या WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट हो जाए, उनके अंदर ये स्ट्रक्चर तो होगा ही होगा। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ही यूज की जाती है। देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं। ओके, तो आप इनको नोट कर सकते हैं और हम बोर्ड पे थोड़ा ऊपर ही लिखने की कोशिश करते हैं। तो आप स्ट्रक्चर को नोट डाउन करें। मैं एक बार फिर से ऊपर लिख देता हूं और एग्जांपल्स लेके आगे स्टडी करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट एंड इंटरोगेशन। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है सेंटेंस के रिक्वायरमेंट के ऊपर, डिपेंड करता है। ओके, देखिए अब यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी हम दो तरीके से बनाते हैं। कैसे? पहला तो इसको देखें, डायरेक्ट हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो ये कौन से सेंटेंस होते हैं? जिन सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं उन सेंटेंसेस को यस और नो में रिप्लाई करना कंपलसरी होता है। देखिए, जब हम किसी से भी एक्सपेक्ट करते हैं आंसर को यस और नो में, मींस जब हमारे को सिर्फ ओनली कंफर्मेशन चाहिए, किसी चीज की कंफर्मेशन चाहिए और यस और नो में रिस्पॉन्स चाहिए, तो ऐसे सेंटेंस को हम हेल्पिंग वर्ब के द्वारा स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ सेंटेंस देखते हैं। इज रवि योर ब्रदर? Ravi subject, is helping verb as well as main verb, brother
ऑब्जेक्ट। सो स्ट्रक्चर ने हमारे को अलाउड किया, हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो स्ट्रक्चर हमारे को क्या अलाउड करता है, इफ सब्जेक्ट इज यूज्ड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब देन इट इज interrogative sentence. Okay, again, are you going to market? Are you going to market? Again, you subject are helping verb and इस सेंटेंस में मेन वर्ब यूज हुआ है इंटरोगेशन। अब दोनों सेंटेंस को देखें, हमारे को यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए, इज रवि योर ब्रदर? अगर आपका ब्रदर है तो यस यस ही इज माय ब्रदर। अगर रवि आपका ब्रदर नहीं है तो आप कैसे रिस्पॉन्स देंगे, नो नो रवि इज नॉट माय ब्रदर। और इसको आगे भी अगर चाहे लिखना चाहे तो फिर यस सेंटेंस कंप्लीट, यस। बट इफ रवि इज नॉट योर ब्रदर, फिर आप सेंटेंस को आगे भी लिखना चाहो तो ऐसे बोलेंगे नो मोहन इज माय ब्रदर। बट रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन पुट करने वाला व्यक्ति है, पर्सन है, वो आपसे सिर्फ कंफर्मेशन चाहता है, तो हमारे को यस और नो में ही रिस्पॉन्स करना है। सीधा अनदर एग्जांपल, आर यू गोइंग टू मार्केट? क्या आप मार्केट जा रहे हो? हाउ विल यू रिस्पॉन्ड? अगर आप जा रहे हो तो यस, अगर नहीं जा रहे हो नो। और सामने वाले को आपकी बात समझ में आ गई, और जब बात समझ में आ गई तो इट मींस इट इज अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ओके, अब इन सेंटेंस को ध्यान से देखें, इनमें कहीं पर भी किसी क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखें, जिस सेंटेंस में हमारे को यस और नो में रिस्पॉन्स चाहिए, सिर्फ कंफर्मेशन चाहिए, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। और स्ट्रक्चर देखिए, किसी भी सेंटेंस में स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं हुआ है। तो सेकंड चीज क्या है, कौन से सेंटेंसेस जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जिनको आप क्वेश्चन वर्ड्स बोलते हो। क्वेश्चन वर्ड्स कौन से, WS फैमिली वाले। देखिए हम एग्जांपल लेते हैं, व्हाट आर यू डूइंग इन माय रूम? सेंटेंस कंप्लीट, बट साइड अभी यूज नहीं करते। चेक करते हैं सेंटेंस को, आर हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, डूइंग मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का पार्ट पीछे छोड़ देते हैं। अगेन स्ट्रक्चर चेक कीजिए, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज हुआ है, मींस जो मेन स्ट्रक्चर है एज इट इज है, इसके अंदर भी एक एक्स्ट्रा वर्ड हमारे सामने आ गया है व्हाट, जिसको आप क्वेश्चन वर्ड बोल सकते हो, WS फैमिली का वर्ड बोल सकते हो। तो लेकिन इस सेंटेंस में और सेंटेंस में डिफरेंस क्या हो गया? स्ट्रक्चर तो सेम है, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस ही है, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ही है। तो इस फॉर्मेशन में और इस फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है? आई टेल यू। अगर ध्यान से देखें, ऊपर वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट गिवन है, ऑब्जेक्ट गिवन है, बट इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। स्पीकर आपसे कुछ पूछना चाह रहा है, आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगता है, व्हाट आर यू डूइंग? अब आपको व्हाट की जगह पे लिखना पड़ेगा क्या कर रहे हो। वन मोर एग्जांपल, who teaches you English? Who teaches you English? अब देखिए, ये थोड़ा बिल्कुल अलग सेंटेंस हो गया, who teaches you English। अब इसमें तो हमारे को हेल्पिंग वर्ब कहीं दिखाई नहीं देती। तो ऐसे भी सेंटेंस कंफ्यूज करने क्या करते हैं जहां पे स्ट्रक्चर नहीं है। अब इसको देखते हैं, ये थोड़ा स्पेशल केस हो गया, who teaches you English, हमारा सब्जेक्ट हो गया, बट सब्जेक्ट तो who भी है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना सेंटेंस को, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। अगेन सेंटेंस देखते हैं, Where do you live?
डू हेल्पिंग वर्ब, यूज सब्जेक्ट, लिव मेन वर्ब। अगेन हाउ, हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट का यूज हुआ है, सो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए, अब जब आप इसका आंसर देते हैं तो आप वेयर को खत्म कर देंगे, वेयर को काट देंगे और उसकी जगह पे आंसर क्या लिखोगे, वेयर डू यू लिव का असर्टिव में रिस्पॉन्स करोगे। आई लिव इन सोनीपत, आई लिव इन हरियाणा, आई लिव एट, आप अपने विलेज का नाम भी यूज कर सकते हैं। सो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में ध्यान रखें। इंटरोगेटिव सेंटेंस मेनली दो तरीके से बनते हैं, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाते हैं और एक फिक्स पैटर्न को यूज, स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, और क्वेश्चन वर्ड अगर उसमें यूज होता है तो भी सेंटेंस इंटरोगेटिव ही है और स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। बट जो हम आंसर देंगे असर्टिव सेंस में इसका आंसर देंगे, वहां पर हमारे को क्वेश्चन वर्ड के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। सपोज करो हु आ गया सेंटेंस में तो हमारे को किसी का नाम बताना है, वेयर आ गया तो जगह का नाम बताना है, व्हाट आ गया तो क्या काम किया वो बताना है, हाउ आ गया तो कैसे बताना है, व्हाई आ गया तो बिकॉज लगा के एक्सप्लेन करना है। इस तरीके से व्हेन आ गया तो टाइम को बताना है। जैसे और एग्जांपल ले सकते हैं, व्हेन डू you get up in the morning, when do you get up in the morning, ये लीजिए। अब जब आप इसको असर्टिव सेंटेंस में आंसर में रिस्पॉन्ड करोगे तो आपको when का आंसर देना पड़ेगा, टाइम बताना पड़ेगा और टाइम लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज किया जाएगा। सो वी कैन से जो सेंटेंसेस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं उनको जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं, उनको आंसर करते हैं, तो ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस प्रोवाइड की जाती है। सो दो तरीके से हम देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज हुआ था, बट इंटरोगेटिव में क्या है, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज होगी। बस और कुछ याद ना रखें, ये जरूर ध्यान रखें, असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इंटरचेंज हुए हैं, वर्ब और सब्जेक्ट इंटरचेंज हुए हैं, बस यही डिफरेंस है। स्ट्रक्चर को पकड़ के चले, कभी भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। एक और छोटा सा सेंटेंस टॉपिक होता है टैग क्वेश्चंस, उसमें भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आते हैं हमारे टैग क्वेश्चंस। ये ग्रामर के अंदर एक अलग ही टॉपिक है, सो इसके बारे में कभी बात करेंगे। अगर किसी के मन में डाउट हो कि इसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ तो ये अलग टॉपिक है, इसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे, वहां पर भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। सो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ द सेंटेंस। नाउ मूव फॉरवर्ड, थर्ड टाइप ऑफ द सेंटेंस। थोड़ा पेशेंस रखें, बड़ा मजेदार वीडियो होने वाला है। सेंटेंस के बारे में सभी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कराता हूं, बड़ा मजा आएगा। ध्यान से याद रखें, अप्लाई करें। 10 मिनट और लेंगे इस वीडियो में, हैव सम पेशेंस। देखिए थर्ड टाइप हमारी सेंटेंस की, दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ओके, इंपेरेटिव सेंटेंस। अच्छा जी, इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या है? तो हम इनको हिंदी में बोलते हैं सर आज्ञात्मक सेंटेंस। आज्ञात्मक, जिनके अंदर किसी को ऑर्डर दिया जाता है, ऐसे बोलते हैं, किसी को हम ऑर्डर देते हैं। चलो, ऑर्डर के अलावा सर जिसमें रिक्वेस्ट भी होती है, ओके, मान लेते हैं सर। और क्या, किसी को सजेशन भी दे सकते हैं, ओके। और क्या, किसी को एडवाइस भी दे सकते हैं, चलो कुछ भी दीजिए। बट इनसे काम चल गया क्या? इतनी इंफॉर्मेशन से काम चल गया क्या? ये तो हर बुक में मिलती है आपको लिखी हुई, तो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। फिर से आते हैं इंपेरेटिव। इंपेरेटिव से समझ के देखिए, इंपेरेटिव मीनिंग क्या होता है? इंपेरेटिव का मीनिंग होता है नेसेसरी। अगर आप डिक्शनरी में चेक करेंगे तो एक मीनिंग इसका इंपेरेटिव मींस नेसेसरी भी मिलेगा। नेसेसरी मींस जरूरी। अच्छा, तो इट मींस इसमें कुछ ऐसी स्टेटमेंट होगी जिसको फॉलो करना जरूरी होगा, जिसको मानना जरूरी होगा। चलो जी, ऑर्डर को तो हम मान सकते हैं,
लेकिन रिक्वेस्ट को कैसे माने ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। किसी की रिक्वेस्ट को हम टर्न डाउन भी कर सकते हैं। सजेशन, एडवाइस, एडवाइस को भी हम किसी की फॉलो करें ना करें, डिपेंड्स ऑन अस। लेकिन फिर भी मीनिंग तो होता है, नेसेसरी है। तो आई टेल यू अबाउट इट। देखिए ओपन द गेट, एग्जाम्पल से देखते हैं। ओपन द गेट, प्लीज ओपन द गेट, प्लीज ओपन द गेट। दो सेंटेंस लीजिए, इनको आइडेंटिफाई कीजिए। पीछे देख लिया हमने फुल स्टॉप लगी है सर, फुल स्टॉप लगी है। अरे सर ये तो असर्टिव सेंटेंस है। क्यों असर्टिव सेंटेंस है? पीछे फुल स्टॉप लगी है। नहीं, मैंने मना किया है, फुल स्टॉप देके नहीं पहचानते। ओके, तो कैसे पहचाने? सर आपने स्ट्रक्चर बताया नहीं। बिल्कुल ठीक है, अभी स्ट्रक्चर बता देते हैं। ये देखिए असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर, ये सेंटेंस डायरेक्ट वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर को खाली इतना ही लिखूं तो भी काम चल जाता है। वर्ब एक सिंगल वर्ड होता है, और अभी मैंने आपको बताया था कि सिंगल वर्ड से ही हमारा सेंटेंस बन सकता है। तो ये वो सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, सिंगल वर्ड से भी सेंटेंस बन सकते हैं। कैसे? जैसे आप वीडियो देख रहे हो और मैं आपको कहता हूं स्माइल, तो आप स्माइल करोगे, आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो सिंगल वर्ड स्माइल क्या है? वर्ब है। तो ऐसे सिंगल वर्ड से भी हमारे सेंटेंस फॉर्म होते हैं। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? जो वर्ड अपना मीनिंग क्लियर करने में केपेबल हो, दैट इज सेंटेंस। सो ओनली इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो सिंगल वर्ब से भी बन जाते हैं। लेकिन फिर भी वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट का भी यूज करते हैं, लेकिन अगर रिक्वायर्ड होगा तो और लास्ट में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। अच्छा, एक और चीज समझे, इन सेंटेंस में सब्जेक्ट हिडन होता है। सब्जेक्ट होता है लेकिन हिडन होता है, अंडरस्टूड होता है। सो ऐसे भी कुछ समझ सकते हैं, कई बुक्स में ऐसे भी लिखा मिल सकता है आप लोगों को, बट मेनली ये सेंटेंस होते हैं वर्ब से स्टार्ट होते हैं। बट बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में नेसेसिटी क्या होती है। नेसेसिटी देखिए, अब यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, वन एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल। ओपन द गेट, ये क्या कंडीशन है? सपोज करो आप बैंक मैनेजर हो और आपके रूम के गेट पे कोई वॉचमैन खड़ा है, तो आप उसको क्या बोलोगे? यू हैव द अथॉरिटी। तो आप क्या बोलोगे? ओपन द गेट। मींस आपने यहाँ पे ऑर्डर दिया और वॉचमैन ने गेट खोल दिया। ही ओपन द गेट बिकॉज इट्स एन ऑर्डर। ऑर्डर को फॉलो करना नेसेसिटी है उसकी, कर दिया, ठीक है। पर इस सेंटेंस में देखिए, प्लीज ओपन द, स्ट्रक्चर देख लीजिए, V1 एंड ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर इसमें भी देखिए V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब कहोगे सर वर्ब से पहले तो एक और वर्ड आ गया। वर्ड आ सकते हैं लेकिन वो वर्ड जो यूज हुआ है वो सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। वर्ब से पहले सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। अगर सब्जेक्ट आ जाएगा तो असर्टिव कन्वर्ट हो जाएगा। ये सेंटेंस कर्टेसी शो करने के लिए आया है, रिक्वेस्ट के लिए आया है, प्लीज। अब यहां पे देखिए, आप अपने किसी फ्रेंड से या अननोन व्यक्ति से कहते हैं प्लीज ओपन द गेट, तो क्या होता है? नेसेसिटी हो गई क्या? बिल्कुल हो गई। देखिए, अगर आप किसी को प्लीज बोल के किसी अननोन आदमी को आप ऐसे बोलते ओपन द गेट, तो शायद वो आपका ऑर्डर फॉलो ना करे, क्योंकि वो आपको जानता नहीं है, आप उसके ऊपर ऑर्डर देने के लिए अथॉरिटी नहीं हो। लेकिन आप अगर किसी को ऐसे बोलते हैं प्लीज ओपन द गेट, इट मींस आप उसको मोरली बाउंड कर रहे हो। ये हमारा सोशल कल्चर है कि अगर हम किसी को मोरली पोलाइटली बोलेंगे प्लीज ओपन द गेट, तो आपका गेट खोल देगा। मींस वो खुद ऑब्लाइज करेगा कि यस ये मेरी मोरल ड्यूटी है। तो मींस कहने का ये है कि जो भी फॉर्म होगी, ऑर्डर में हो, रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट भी सजेशन में हो उसको लोग मानेंगे, या तो वो कंपल्सरी ऑर्डर होगा या जो रिक्वेस्ट होगी वो हमारे को मोरली बाउंड करेगी, या फिर एडवाइस और सजेशन होगा वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगी, और जो चीज हमारे लिए बेनिफिशियल होगी उसको हम फॉलो करेंगे। तो ये बात ध्यान रखने की है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस सभी क्या है, एक किस्म से एक टाइप है नेसेसिटी की। तो इंपेरेटिव एक मीनिंग होता है नेसेसरी। सो हम कह सकते हैं कि इसमें भी आप किसी को रिक्वेस्ट करोगे तो वो आपकी रिक्वेस्ट को टर्न डाउन नहीं करेगा। और ऐसे कर सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकता है, डू नॉट टीज एनिमल्स, डू नॉट टीज एनिमल्स, ये लीजिए, ये फिर से इंपेरेटिव नेगेटिव, इंपेरेटिव नेगेटिव, मैंने बताया नेगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव हो सकता है, नेगेटिव इंटरोगेटिव में भी, असर्टिव में भी, इंपेरेटिव में भी नेगेटिव आ गया। डू नॉट टीज एनिमल्स, ये देखिए, टीज वर्ब, एनिमल्स ऑब्जेक्ट, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अभी भी देखिए वर्ब से पहले सब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ है, अगर सब्जेक्ट का यूज हो जाएगा तो फिर असर्टिव हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट हिडन होता है। अब यहाँ पे ओपन द डोर, ओपन द गेट, सामने वाले को कहा है, गार्ड को कहा है, मींस यहाँ पे सब्जेक्ट तो है लेकिन अंडरस्टूड है कि भाई गार्ड को बोला गया है। प्लीज ओपन द गेट, अब आपको पता है आपने सामने वाले को बोला है। डू नॉट टीज एनिमल्स, अब आपको पता है किसको बोला है, तो सब्जेक्ट तो इसमें हिडन है, अंडरस्टूड है। ओके, सो इन सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस इस तरह की चीज हो सकती है। ओके, इंपेरेटिव सेंटेंस। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आपने पहले भी पढ़े होंगे, थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी। मेरा फोकस है कि आप स्ट्रक्चर के बेस पर ही सेंटेंस को पहचाने, ये ज्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, दैट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। दैट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को देखिए, ये क्या होता है, ये बड़ा परेशान करता है बच्चों को। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब देखिए एक्सक्लामेटरी कैसे बना है, जिस सेंटेंस में एक्सक्लामेशन होगा, एक्सक्लामेशन, 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 एक्सक्लामेशन क्या होता है भैया, एक्सक्लामेशन क्या होता है? एक्सक्लामेशन मींस सडन एक्सप्रेशंस, सडन एक्सप्रेशंस। भैया सडन एक्सप्रेशंस कैसे निकलती है? सडन एक्सप्रेशन निकलने का कुछ रीजन होता है, या तो हम बहुत ज्यादा दुख में हो, बहुत ज्यादा खुश हो, बहुत ज्यादा सरप्राइज हो, तो तब हमारी सडन एक्सप्रेशन निकलती है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? अब यहां पे यही बात ध्यान देने की है। अभी तक जो मैंने बातें बताई हैं, 2-3 बातें मैंने बताई हैं। पहली, वर्ब हर सेंटेंस के अंदर यूज होती है। सेकंड, मैंने बताई है कि एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। अब हम इस सेंटेंस में देखेंगे एक्सक्लामेटरी में, ये दोनों की दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएंगी। कैसे होती है देखिए, इसका रीजन है एक्सक्लामेशन, क्योंकि जो रिएक्शन आती है वो सडन आती है, इतनी जल्दी रिएक्शन होती है कि ये पैटर्न, स्ट्रक्चर सब गायब हो जाता है। देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, लेकिन इससे पहले 2 बातों का ध्यान रखें। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस 2 तरीके से बनते हैं। पहले, विद द हेल्प ऑफ इंटरजेक्शन, विद द हेल्प ऑफ इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शंस। जिन सेंटेंसेस के अंदर इंटरजेक्शन का यूज हुआ होता है वो 100% एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं, उनमें कोई डाउट नहीं है। आपने देखा कि सेंटेंस में हेल्प इंटरजेक्शन का यूज हुआ है तो डेफिनेटली वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। बट इंटरजेक्शन क्या है? नया वर्ड आ गया, आपने बड़ा इजीली बहुत बार देखा है, अलास, हुर्रा, हुर्रा, ये देखिए, ओह, ओके, ओके,
पहली गुण, ये सभी वर्ड्स क्या है, इंटरजेक्शन है। अगर आपको सेंटेंस में कहीं पर भी ये वर्ड यूज हुआ दिखाई दे जाए, इंटरजेक्शन के जस्ट आफ्टर ये साइन पुट किया जाता है एक्सक्लेमेशन का, तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे क्या होते हैं, 100% एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेशन को शो करती है, एक्सक्लेमेशन को रिप्रेजेंट करती है। एग्जांपल, हुर्रा, we have won the match, we have won the match, we have won the match, लास्ट में फुल स्टॉप। ध्यान रखना, जिस सेंटेंस में इंटरजेक्शन का यूज हो गया है उसमें लास्ट में फुल स्टॉप होगा। ये देखिए, अब स्ट्रक्चर थोड़े ध्यान से देखिए, इंटरजेक्शन प्लस आगे का हमारा सारा का सारा पोर्शन जो है दैट इज असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। सो अगर आप असर्टिव सेंटेंस के अंदर एक्सक्लेमेशन के लिए इंटरजेक्शन का यूज कर देते हैं तो सेंटेंस हमारा असर्टिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। और देख सकते हैं, alas the old man lost his only son। alas इंटरजेक्शन और प्लस में असर्टिव का स्ट्रक्चर, असर्टिव का स्ट्रक्चर। ध्यान से देख लीजिए, कोई ना कोई इंटरजेक्शन सेंटेंस में यूज होगा तो वहां पर डेफिनेटली हम इसको बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, लेकिन दूसरे तरीके से भी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनता है। वो कैसे बनता है, एक बार उसके बारे में और देख लेते हैं। देखिए, उसके बारे में भी देखते हैं, वो कैसे है हमारा। ये देखिए, ये बनेगा हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होके। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल यूज किया था, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। इसके एंड में एक्सक्लेमेशन आएगा, हाउ स्टूपिड यू आर, हाउ स्टूपिड यू आर। दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इसमें क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ है लेकिन ये सेंटेंस को इंटरोगेटिव नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर कहीं पर भी इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारे को देखने को नहीं मिलता। और एक्चुअली बात करें तो इस सेंटेंस में हमें कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर देखने को मिलता ही नहीं है। अभी मैंने कहा था कि वर्ब के बिना कोई सेंटेंस पॉसिबल ही नहीं है। इस सेंटेंस में तो वर्ब ही नहीं है, बाद में जाके है, लेकिन मेन पार्ट में कहीं पर वर्ब का यूज हुआ ही नहीं है। और एग्जांपल देख लीजिए, धोनी बैटिंग कर रहे हैं, मिस्टर धोनी, उन्होंने शॉट लगाया और ऑडियंस ने रिएक्शन दिया, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट। ये लीजिए, व्हाट अ शॉट। शॉट को देखते ही सडन एक्सप्रेशन निकलता है, व्हाट अ शॉट। स्पेक्टेटर इज सरप्राइज्ड। सो देखिए, इसके अंदर वर्ब है ही नहीं कहीं पर भी। तो यह तो हमने जो बोला था कि वर्ब के बिना सेंटेंस बनता ही नहीं है, वो हमारी स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट होती है। कोई स्ट्रक्चर भी नहीं है कि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकें। ये ऐसा होता कैसे है? क्योंकि जब हमने पहले ही बात की है, जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बात करते हैं तो ये इतनी सडन रिएक्शंस होती है कि दिमाग को ये ध्यान ही नहीं रहता कि हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। या आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारा दिमाग जो होता है पर्टिकुलर सिचुएशन में बहुत ज्यादा खोया हुआ होता है। उस सिचुएशन में हम पूरी तरह डूबे हुए होते हैं और ध्यान हमारा ग्राउंड पे है और दिमाग हमारा कहीं और है, बस वर्ड्स निकल रहे हैं, व्हाट ए शॉट, स्ट्रक्चर का है। इतने ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं हम सिचुएशन से, तब बोलते हैं व्हाट ए शॉट। बट एक्चुअल में जो हमने बात कही है कि सेंटेंस में तो वर्ब होनी ही चाहिए और डेफिनेटली होती भी है। ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं है जिसमें वर्ब का यूज नहीं होता। अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। इन सेंटेंसेस को थोड़ा हमारे को ध्यान से असर्टिव में चेंज करना पड़ेगा।
जैसे इसी को लेते हैं, व्हाट ए शॉट को लेते हैं, इसमें क्या कहा गया है, कहना क्या चाहता है स्पीकर, क्या कहना चाहता है स्पीकर, कहना चाहता है इट इज अ वेरी गुड शॉट, या ऐसे भी बोल सकते हैं इट वॉज अ वेरी गुड शॉट। देखिए ये निकल गई आपकी वर्ब, ये है आपकी वर्ब, मींस इसमें है वर्ब, लेकिन सेंटेंस एक सडन एक्सप्रेशन था, इसलिए उस टाइप का सेंटेंस स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया था। सो इसमें भी ऐसे ही, हाउ स्टूपिड यू आर, मींस आप किसी आदमी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि वो कुछ बेवकूफी का काम करेगा, ही इज वेरी इंटेलिजेंट और बेवकूफी का काम कर देता है, तो आपकी रिएक्शन नेचुरल रिएक्शन निकलती है हाउ स्टूपिड यू आर, अरे आप कितने बेवकूफ हो, मींस ऐसी रिएक्शन कब निकलती है जब आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते किसी से। इसमें भी ऐसे व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, आपने कुछ फ्लावर देखा और इतना ज्यादा सुंदर फ्लावर देखा कि आसपास के चीजों को भूल गई, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, अरे यार कितना अच्छा फ्लावर है, आपका फ्रेंड कहता है आओ आओ चलो घर चलते हैं, नहीं व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। सो मींस आप उस ब्यूटी से एक्सट्रीमली इंप्रेस है, इसलिए आप इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं। सो ध्यान रखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी दो तरीके के हो गए, पहला जिसमें डायरेक्ट इंटरजेक्शन का यूज होता है, और दूसरा जिसमें क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग होती है लेकिन सेंटेंस हॉस्पोज डिस्टर्ब होता है, हमारे को ढूंढना पड़ता है। एक टाइप और बचती है हमारी, 5 मिनट का टाइम लेके उसको और डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव बहुत जगह पर इसके बारे में नहीं भी बताते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे विश या मे वाले सेंटेंसेस इंक्लूड किए जाते हैं, जिसके अंदर हम किसी को कुछ विश करते हैं, या मे मींस मे का मतलब हम किसी के लिए प्रेयर करते हैं, और किसी को प्रेयर में हम देसी भाषा में बोलते श्राप भी दे सकते हैं, किसी के लिए नेगेटिव भी प्रेयर हो सकती है तो उसको हम कर्स बोल सकते हैं। कुछ एग्जांपल से देते हैं जल्दी से, देखिए मे यू लिव लॉन्ग, वेरी पॉपुलर एग्जांपल, मे यू लिव लॉन्ग, इसके बाद भी एक्सक्लेमेशन होगा, बट ध्यान दीजिए विश और मे इनसे ही हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है। अगर नहीं भी होता तो हमारे को थोड़ी सेंस ध्यान देनी होती है कि हमारे लिए क्या कहा गया है। ऐसे मे यू गो टू हेल, भगवान करे तुम नरक में जाओ, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, भगवान करे आपके घर बेटा पैदा हो। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें किसी के लिए विश की जाती है, तो और देखिए कई बार विश में गायब भी हो सकता है, जैसे लॉन्ग लिव योर डेमोक्रेसी, कोई इंडिया के लिए बोलता है कि भैया आपका लोकतंत्र खूब फले फूले, लॉन्ग लिव योर डेमोक्रेसी, तो यहाँ पे मे गायब है, लेकिन सेंस क्या है कि वो हमारे लिए प्रेयर कर रहा है। सो आज के वीडियो को यही हम एंड करते हैं, और आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे, बेनिफिशियल लगे, तो डेफिनेटली 100% स्माइल के साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और फिर से वही मेरी पुरानी बात कि लॉकडाउन में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास ये हमारी वीडियोस अगर पहुंचेंगे तो डेफिनेटली वो लॉकडाउन में छुट्टियों का फायदा उठाएंगे और अपनी जो इंग्लिश की कमजोरियां हैं उनको दूर करेंगे। सो आई होप, पॉजिटिवली आपसे होप करता हूं कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।